नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे। आज हम गर्भपात और गर्भस्राव के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद उसके कारण और बाकी की चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले उस संज्ञा का अर्थ क्या है वो पहले हम जान लें। तो मॉडर्न के अनुसार जो है एबॉर्शन और मिसकैरेज, इसकी जो डेफिनेशन है, तो 20 हफ्ते के पहले अगर हो गया तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। उसके बाद वो एबॉर्शन, ऐसे वो उन्होंने जो फ़र्क है वो किया है। और आयुर्वेद क्या बोलता है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुश्रुत और माधव निदान, इनमें जो है उनकी एक वाक्यता है। वो बोलते हैं सुश्रुताचार्य कि आ चतुर्थात ततो मासात् प्रस्रवेद गर्भविच्युतिः ततः स्थिर शरीरस्य पातः पंचषष्टयोः। ये सुश्रुत में है, माधव निदान में है। ये बोलते हैं कि आ चतुर्थात ततो, आ चतुर्थात, आ ये उपसर्ग लगा है, तो चतुर्थ मास तक जो है क्या होता है, गर्भ की अगर विच्युति हुई, विच्युति मीन्स गर्भ विमुक्ति हो गई, तो उसको क्या बोलना है, स्त्राव बोलना है। हाँ, प्रस्रवेद, उसको वो जो गर्भ है, प्रस्रवेद गर्भ, गर्भ क्या करता है, स्त्रव करता है, स्त्राव करता है, उसको आप गर्भ स्त्राव बोल सकते हैं। ततः उसके बाद क्या हो जाता है, गर्भ स्थिर शरीरस्य, वो स्थिर शरीर हो जाता है। किसमें, पंचम षष्टयो हो, 5वें और 6ठे महीने में वो स्थिर शरीर होता है। और इसीलिए अगर उसकी गर्भ विच्युति हो गई, गर्भ की विमुक्ति हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पातः, उसको हम गर्भपात बोलेंगे। ये सुश्रुत और माधव निदानकार सेम बोलते हैं। हाँ, तो चौथे महीने तक अगर हो गया तो वो गर्भस्राव है, ऐसे सुश्रुताचार्य बोलते हैं। और चौथे से लेकर 5वें 6ठे महीने तक अगर हो गया, चौथा महीना होने के बाद 5वें और 6ठे महीने में अगर गर्भ की विच्युति हो गई तो उसको गर्भपात बोलते हैं। वो ठीक ठाक रहने का और उसका जीव रहने का चांसेस जो है वो कम रहते हैं। और उसके बाद अगर हो गया तो इसको हम जो है प्री बर्थ बोल सकते हैं। पर उसके बाद अगर गर्भ जो है वो मृत आ गया तो उसको गर्भपाती बोलेंगे। और अगर वो जिंदा निकला 7वें 8वें महीने में, गर्भ विच्युति या फिर गर्भ विमुक्ति जो है उसमें वो गर्भ जो है वो जिंदा निकला, तो उसको कई आचार्य जो है वो विप्रसव बोलते हैं, वो सामान्य प्रसव नहीं बोलते। हाँ, 8वें महीने में 7वें महीने में अगर डिलीवरी हो गई तो कई आचार्य उसको विप्रसव बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि चौथे महीने तक गर्भस्राव, उसके बाद 5वें 6ठे महीने तक गर्भपात, और उसके बाद अगर वो मृत है तो गर्भपात, नहीं तो जिंदा हो तो विप्रसव, ऐसे बोलते हैं। अब ये जो भोज है उनका भी मत जो है वो निर्देशित किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग बोला है। बाकी के आचार्यों ने सब सेम बोला है, चतुर्थ महीने तक, चौथे महीने तक गर्भस्राव। इन्होंने जो बोला है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आ तृतीयात ततो मासात गर्भस्त्रवती शोणितम। उन्होंने बोला है कि तीसरे महीने तक अगर गर्भ जो है उस शोणितम की स्त्राव होता है, रक्त का स्त्राव होता है। ऊपर जो है चौथे महीने तक बोला, इन्होंने तीसरे महीने तक बोला है। क्यों ऐसा बोला है उन्होंने, आगे बोलते हैं वो कि ऊर्ध्वम संयावभूतः तु गर्भोपतति योषिताम, कि उसके आगे अगर स्त्राव हो गया तो वो संयावभूत रहता है गर्भ। तो वो गर्भ कैसा रहता है, संयावभूत। अब संयावभूत मीन्स कैसा, तो संयावो नाम न अति मृदु कठिनः। संयाव का मतलब है जो मृदु भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। हाँ, सेमी सॉलिड ऐसे प्रकार का जो है, उस प्रकार का वो स्त्राव रहता है, उस प्रकार का वो गर्भ रहता है। हाँ,
उसकी उपमा दी है उन्होंने कि समिता शर्करा कृत भक्ष विशेषाः, कि जैसे गेहूं का आटा और शर्करा से बनाया एक भक्ष्य पदार्थ रहता है पतला पतला, जिसको हम खीर बोल सकते हैं, गेहूं की ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो उस भक्ष्य पदार्थ के जैसा पतला वो जो है वो रहता है, कौन? गर्भ रहता है। और इसीलिए तत्र भोजेन चतुर्थमासी सर्वांग प्रत्यंग विभागाः प्रव्यक्ततरो भवति। तो भोज बोलते हैं कि चतुर्थ मास में क्या होता है, सर्वांग प्रत्यंग विभाग जो है वो प्रव्यक्त हो जाते हैं, प्रकुष्ठेन व्यक्त हो जाते हैं। इतने बड़े नहीं होते पर उनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, तो सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त हुए हैं और इसीलिए ये जो है तेन तत्रापि, इसीलिए वहाँ पे न अति काठिन्येव एव साधर्म्यात् स्त्रवति इति उक्तम। तो न अति काठिन्येन, तो जो गर्भ है वो इतना कठिन नहीं रहता और इतना पतला भी नहीं रहता। तो कठिन नहीं रहता इसीलिए वो स्त्राव साधर्म्यात्, वो स्त्राव का साधर्म्य दिखाता है, जैसे स्त्राव ही हुआ है ऐसा लगता है। और इसलिए उसकी स्त्रवती इति उक्तम, इसलिए उसका स्त्राव होता है और हमें लगता है कि गर्भस्त्राव हो गया, पर वो गर्भस्त्राव नहीं है, वो गर्भपात ही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कठिन है स्त्राव, शोणित जैसा पतला नहीं है, ऐसा भोज का मानना है, ऐसा भोज का मानना है। अब रही बात, ये जो बात है गर्भ की, अब ये पेडियाट्रिक का विषय है, तो काश्यप क्या बोलते हैं ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। काश्यप बोलते हैं, ऊपर स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है, आ चतुर्थात ततो मासात प्रसृतम शोणितम मतम। काश्यप वही बोलते हैं जो सुश्रुताचार्य बोलते हैं, माधव निदानकार बोलते हैं कि चतुर्थ मास तक जो है ततो मासात प्रसृतम शोणितम मतम, चतुर्थ मास तक जो है वो स्त्राव ही बोलेंगे हम उसको। ततः स्थिर शरीराः तु मूढ़ः पतति कृच्छ्रतः, और उसके बाद जो है शरीर स्थिर हो जाता है और जो मूढ़ गर्भ है तो उसका पतन होता है और कृच्छ्रतः, वो पेनफुल होता है। ठीक है, तो चौथे महीने तक जो है उसको स्त्राव बोलेंगे और चौथे महीने के बाद जो है उसको गर्भपात बोलेंगे। ये जो बोलते हैं ये काश्यप के अनुसार भी है, सुश्रुत के अनुसार भी है और ये माधव निदान के अनुसार भी है। काश्यप वो बोलते हैं कि चौथे मास तक जो है, चौथे मास के बाद जो है वो अवयव निर्मिति हो जाती है। हाँ, और स्त्राव का जो लक्षण है वो नहीं दिखाई देता, पात का ही लक्षण दिखाई देता है चौथे मास के बाद। तो चौथे मास तक जो है हम स्त्राव ही बोलेंगे और चौथे मास के बाद जो है हम उसको गर्भपात ही बोलेंगे। ऐसा सभी आचार्य, सुश्रुत, माधव निदानकार और काश्यप आचार्य बोलते हैं। तो ये ध्यान में बात रखनी चाहिए। भोज का जो मत है वो तीसरे महीने तक है और उन्होंने जो स्त्राव का स्वरूप दिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी गर्भस्त्राव कितने महीने में और कितने, ये हम इसमें नहीं हमें पढ़ना है। हमें जो बाकी के आचार्य, सुश्रुताचार्य, काश्यपाचार्य बोलते हैं उस प्रकार से ही जाना चाहिए। पर भोज ने जो लक्षण दिया है चौथे मास में स्त्राव का जो लक्षण दिया है वो संज्ञाविभूत गर्भो, ये लक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। स्त्राव का स्वरूप जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।